इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा और कोर्स का नाम है इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो एनालिसिस। आज हम बात करें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर क्या चीज़ है? फैक्टर कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ये इन्फ्लेशन रेट है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल इवेंट है, जैसे कि कोई टेररिज्म से रिलेटेड इफेक्ट है, या फिर ये चीज़ें आपके अंदर भी होती हैं, जैसे कि एक इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस लेवल है, उसकी अपनी परसेप्शन है, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ हैं, रिस्क प्रायोरिटीज़ हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में मैंने लिखा है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें कुछ मैक्रो फैक्टर्स होते हैं और कुछ माइक्रो फैक्टर्स होते हैं। मैक्रो फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो पूरी इकोनॉमी की सूरत में होते हैं और उनको कंट्रोल करना इन्वेस्टर की बस की बात नहीं होती। रिस्क की टर्मिनोलॉजी में हम ऐसे फैक्टर्स को अमूमन सिस्टमैटिक रिस्क कह सकते हैं। जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है पूरे मुल्क में, तो कोई इन्वेस्टर उसके बारे में कुछ खास नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट पॉलिसी होती है और वो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। या फिर जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं अगर वो ख़राब होते हैं, या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब होते हैं, या इन्फ्लेशन आता है, या ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इफेक्ट होता है, तो ये जितने भी चेंजेस हैं इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कहते हैं। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी खास फर्म के हिसाब से होते हैं कि अगर किसी फर्म है, उसमें कोई मसला आ गया है, उसके सेल्स कम हो गए हैं, या उसकी जो एचआर टीम है वो कमज़ोर पड़ गई है, या उसकी कोई पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे फैक्टर्स जो किसी खास फर्म को लिमिटेड हो या इन्वेस्टर्स तक लिमिटेड हो, उनको हम अक्सर सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। और एफिशिएंट पोर्टफोलियो थ्योरी की मदद से, एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट की मदद से हम ऐसे रिस्क को खास हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्क को अफेक्ट कर सकते हैं? तो अमूमन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्क को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ फैक्टर्स लिखे हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैक्रो लेवल पे हैं या माइक्रो लेवल पे हैं, उनको भी आप इस टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इनको डिस्कस करूँगा तो उनमें से है इकोनॉमिक ग्रोथ है, कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, वेज और वेजेस कॉस्ट मतलब जो कि मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, उनकी जो तनख्वाहें होती हैं, कंस्ट्रेंट्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, सोशल वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो ये कैसे एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेगा? तो इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस्ड आइदर बाय करंट सेविंग्स और बाय बोरोइंग। आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो अगर उसके लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, फंड्स दरकार होते हैं, तो वो फंड्स तो या आप अपनी इक्विटी से लगाते हैं या फिर आप बोरोइंग्स करते हैं, आप कर्जा लेते हैं। जब भी हम कर्जे की बात करते हैं तो मार्केट में कर्जा अमूमन फ्री नहीं होता, हर किस्म के बोरोइंग पे आप इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है उसकी वजह से आपकी जो फाइनेंसिंग है उसकी कॉस्ट कम होती है, मतलब आप पे जो फाइनेंसिंग करते हैं उस पर ख़र्चा कम आता है, क्योंकि आप फिर बाद में इंटरेस्ट कम पे करते हैं, इसलिए इसका कास्ट कम होता है। और ऐसे हालात में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है मार्केट में, क्योंकि लोगों को आसानी के साथ कर्जा मिल रहा होता है, लोग आसानी से बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा उठा रहे होते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में लगा रहे होते हैं। तो जब भी किसी इकानमी में इन्वेस्टमेंट रेट का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उस वक्त वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशो ज़्यादा होगा। लेकिन ये अमूमन ऐसा नहीं होता। इंटरेस्ट रेट भले कम हो, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं हो तब हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, फिर भी आपकी जो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 2008-9 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उस वक्त गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया था। यूएस में 5% डिक्रीज़ किया था इंटरेस्ट रेट को, उस क्राइसिस के बाद सिर्फ 0.05% इंटरेस्ट रेट था मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो अमूमन होना तो ये चाहिए था कि इतना कम इंटरेस्ट रेट है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उठाते और वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते। लेकिन 2008 में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी थी। उसकी एक वजह यह है कि बैंक्स जो थे वो उस वक्त डर गए थे। हालात ऐसे बन गए थे कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आसानी के साथ पैसे देने को तैयार नहीं था। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ था, फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी थी। तो हम इस स्लाइड में ये कह रहे थे कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रेशो बढ़ेगा। लेकिन इस बात को आपने ख्याल रखना है कि ये अमूमन ऐसा ऐसा होता है ज़्यादातर। लेकिन अगर बाकी चीज़ें सेम हो, इकनॉमिक कंडीशंस में कोई ज़्यादा ऊंच नीच ना आई हो, तो फिर ये हो सकता है। अदरवाइज़ इंटरेस्ट रेट कम करने के बावजूद भी हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो ना बढ़े।
अब इकोनॉमिक ग्रोथ की जैसे हमने बात की, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी इम्पैक्टर है। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल कंट्री का बेहतरीन रहता है, वो बढ़ता है, तो उसके साथ ही आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, लोगों को कॉन्फिडेंस आता है और वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ फॉलिंग, तो इट विल इफेक्ट डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज, फर्म विल कट बैक इन्वेस्टमेंट्स। अब अगर ओवरऑल मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या करता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो प्रोडक्ट्स बेशक बन रहे हैं लेकिन लोग उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, हालात सख्त होते हैं, तो लोग कम से कम पैसा लगाते हैं। तो जब लोग प्रोडक्ट्स ही नहीं खरीदते हैं, डिमांड कम होती है, तो उस सूरत में फिर फर्म्स क्या करते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट पे जितना भी खर्चा आता है वो काट देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स रोक लेते हैं। एंड देयर इज़ a strong empirical evidence that investment is cyclical. Recession, investment falls, economic growth enhance investments. अब रिसर्च से ये बात पता चली है कि जब भी रिसेशन होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। रिसेशन क्या चीज़ है? जब एक इकॉनमी में सख्ती आती है, जब एक इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होता है, जब इकॉनमी नीचे की तरफ आती है, तो उन वक्तों में आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और ओवरऑल मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम पड़ती है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आती है, तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है जी जनाब? जो भी फर्म्स है वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर जो भी इंडिविजुअल हैं, हम जो भी इन्वेस्टर्स हैं, हम जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं वो हम फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। तो अगर हमारे नज़र में फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे हमारा परसीव्ड जो इमेज है इकानमी का वो बेहतर होगा, और उससे हमें फिर पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। ऐसे ही अगर आपको लगे कि फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, या फिर पॉलिटिकल कंडीशंस कम हो गए, या फिर ऐसा कुछ भी होगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकता है, मुल्क में रिसेशन आ सकता है, तो उससे आप कॉन्फिडेंस, जो इन्वेस्टर है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तब भी इन्वेस्टमेंट मुल्क में कम होता है। तो इन्वेस्टमेंट और कॉन्फिडेंस का पॉजिटिव रिलेशन है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ कम होती है। अब इन्फ्लेशन एक बहुत अहम फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हम फ्यूचर के लिए करते हैं। तो अगर फ्यूचर के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ये मकसद होता है कि फ्यूचर में हमें इसके बदले रिटर्न मिले। अभी अगर आज मैं 100 रुपीज़ लगा रहा हूँ और 2 साल बाद या 5 साल बाद मुझे आप कह रहे हैं कि आपको जी 120 रुपीज़ मिलेंगे, तो बज़ाहिर देखने से तो मुझे 20 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इन्फ्लेशन में कितना इजाफा हो चुका होगा, तो अगर इन्फ्लेशन यही रहता है जो आज है, तो फिर तो 20 रुपीज़ रिटर्न ज़बरदस्त है। लेकिन अगर 5 साल बाद इन्फ्लेशन उस हद से ज़्यादा बढ़ता है जितना रेगुलर इन्फ्लेशन होता है, तो फिर तो जो आप मुझे 5 साल बाद 20 रुपये दे रहे हैं, आप वो मुझे रिटर्न नहीं दे रहे हैं। आप मुझे सिर्फ अपनी जो मेरी मनी है, उसकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, आप सिर्फ मुझे वो वापस कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, या फिर अगर आपके मुल्क का इन्फ्लेशन रेट वेरिएबल हो, कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, मतलब आपको पता ना चले कि पता नहीं अगले साल इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं और वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम रखें और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसे हों कि आपको पता चलता है, मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर सकें, आप किसी हद तक प्रिडिक्ट कर सकें कि अगले सालों में इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट बढ़ेगा, मतलब वो अंदाजे के मुताबिक बढ़ेगा, तब फिर आप उस हिसाब से अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप अपने रिटर्न्स भी उस हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट स्टेबल रहता है, या फिर जहाँ के चेंजेस आप ज़्यादा वेरिएबल चेंजेस ना हो इन्फ्लेशन रेट में, उन हालात में इन्वेस्टमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री या इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट वेरिएबल हो, मतलब कि उसको इन्वेस्टर आसानी के साथ प्रिडिक्ट अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, उस क्लास में हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें इंटरेस्ट रेट हमने डिस्कस किया था, उसके साथ हमने इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्कस किया था, फिर कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, फिर इन्फ्लेशन रेट, और आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से मुराद होता है कि आप जितना सरमाया लगा रहे हैं उनमें से आप कितनी पैदावार अहाज कर सकते हैं। पैदावार कब बढ़ती है? जब आपके पास हाई टेक्नोलॉजी हो, इसमें भी इस ऐसे हालात में आपकी पैदावार ज़्यादा होती है। जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती है उससे। तो हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बूस्ट प्रोडक्शन इन क्वालिटी ऑफ आउटपुट। जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो, मतलब कि जब आप हाई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो, तो ना सिर्फ उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है कि क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता है।
तो ऐसे हालात में फिर जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, वो इन्वेस्टर का उन पर कॉन्फिडेंस होता है, उनको पता होता है कि जो एक नया प्रोजेक्ट है इसमें हाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो ये इसका आउटपुट भी अच्छा होगा, इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो इसकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा है। तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो इन्वेस्टर फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ से मालूम हुआ कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव रिलेशन है। जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आएगी तो किसी इकानमी में इन्वेस्टमेंट का रेशो बढ़ेगा। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, कोई इकानमी अडॉप्ट नहीं करती, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशो कम होगा। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग एक बहुत अहम फैक्टर है इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करने के लिए। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिस क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिस का मतलब है कि मार्केट में फंड्स कितने अवेलेबल हैं। फंड्स से मुराद कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपके पास आइडिया है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम पढ़ चुके हैं कि जब आपको फंड्स चाहिए होते हैं तो वो मार्केट से आप या इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए उठा सकते हैं या फिर डेथ फाइनेंसिंग के उठा सकते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए आपको इक्विटी मार्केट जाना पड़ता है, डेथ फाइनेंसिंग के लिए आप डेप्थ मार्केट जाना पड़ता है। अब इन दोनों मार्केट का अपना स्ट्रक्चर है, अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं। तो अगर कोई मुल्क ऐसी पॉलिसी बनाता है जो इन मार्केट के स्ट्रक्चर को और इनकी पॉलिसी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सख्त रखते हैं, तो उससे क्या होगा, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त होंगे उतना ही लोग आराम से मार्केट से पैसा नहीं उठा सकेंगे, उतना ही मुश्किल होगा फंड्स इकट्ठा करना। तो जब फंड्स इकट्ठा करना मुश्किल होंगे तो जाहिर है फिर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, नए प्रोजेक्ट्स नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर आप जो आप फाइनेंसिस की रिसोर्सेज है उनमें आप लीनियंसी देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वेस्टर्स फ्रेंडली रखते हैं, तो फिर आपके इन्वेस्टमेंट पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट की रेशो बढ़ेगी। अब वेज कास्ट भी एक इंतहाई अहम फैक्टर है इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करने के लिए। वेज कास्ट क्या है? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको कैपिटल चाहिए होता है, आपको लैंड चाहिए होता है, आपको लेबर चाहिए होता है और आपको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो इकोनॉमिक्स में है। मैं दोहराता हूँ, जब भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी कहती है कि आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल। तो लेबर एक इसमें अहम कंपोनेंट है, वो लोग जो इसको बनाने में रोल प्ले करते हैं। अब लेबर को जो आप कंपेंसेशन देते हैं, लेबर को काम का जो आप मुआवजा देते हैं, उसको आप वेज कहते हैं। तो अगर वेज कॉस्ट ज़्यादा होगा तब भी आपके प्रोजेक्ट्स नहीं खुलेंगे, तब भी आपके लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे न्यू प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि जब वेज कॉस्ट ज़्यादा होगा तो उसके बदले आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा होगी, पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से आप प्राइस ज़्यादा लगाएंगे, प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम पड़ेगी। तो जब डिमांड नहीं होती तो हम पहले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि कंपनीज फिर क्या करते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कट ऑफ करते हैं। तो इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहूँगा कि वेजेस कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट रेट का आपस में नेगेटिव ताल्लुक है। जितनी वेज कॉस्ट बढ़ेगी उतने न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट आपकी कम होती है, जितनी वेज कॉस्ट कम होगी उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। एक और बहुत अहम फैक्टर है, उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। अक्सर बुक्स में आपको ये फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल ये फैक्टर बड़ा आम हो रहा है। बाकी फैक्टर्स के साथ जो इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है या वेज कॉस्ट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिलीजियस बिलीफ को देखते हैं। भले एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका रिटर्न भी ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसके ग्रोथ चांसेस भी हैं, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट आपके रिलीजियस बिलीफ के ख़िलाफ़ होगा तब भी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर हम शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स की बात करें, मुस्लिम्स इन्वेस्टर्स की बात करें, तो ये तो बाकी फैक्टर्स बाद में देखेंगे। इनके पास पैसा भी होगा, ये इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते होंगे, इकोनॉमिकल कंडीशंस भी ठीक होंगे, लेकिन अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इनके अकीदे के ख़िलाफ़ होगा तब भी वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई शराब की कंपनी है या फिर पोर्क प्रोडक्शन कंपनी है या फिर वेपन्स कंपनी है या फिर इंटरेस्ट बेस्ड कोई कंपनी है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो एक रिलीजियस बिलीव्स भी एक बहुत अहम फैक्टर्स है जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। रिलीजियस फैक्टर्स के साथ एक और फैक्टर है, उसको हम कहते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स, उसको हम कहते हैं SRI। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं
जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखते, लेकिन वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं प्रोजेक्ट्स को। वो कहते हैं कि जनाब आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें जिससे ओवरऑल सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, मतलब कि वो ज़्यादा CO2 ना प्रोड्यूस कर रहे हों, वो ऐसी कोई चीज़ ना प्रोड्यूस कर रही हो जिससे इकोसिस्टम ख़राब हो रहा हो, जिसकी आप सोसाइटी में पोल्यूशन बढ़ रही हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स या फिर आपके रिलीजियस इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। और रिलीजियस फैक्टर्स और सोशल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, ये भी एक अहम फैक्टर्स हैं आपके इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बहुत अहम फैक्टर है इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करने के लिए। बल्कि ज़्यादातर यहीं से ही मसला ठीक या ख़राब होता है। अगर गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज़ बनाता है जो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली होंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो बढ़ेगा। अगर आपके इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसे हैं कि जो सख्त हैं, जो जिसमें कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा हैं, जिसमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा है, तो आपके इन्वेस्टर्स कोशिश करेंगे कि वो ऐसे इकानमी में इन्वेस्टमेंट ना करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं।